માતરમ સત શ્રી અકાલ કેમ છો મજામાં राधे कृष्णा जय भीम अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं सभी को गुड मॉर्निंग राधे कृष्णा चलें करें शुरुआत। हम्म। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके चलो आ जाओ जरा फुल स्क्रीन करो और पढ़ाई शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखो ये एक प्रकार का ना ऐसा है कि 1/4 वर्ष में 41/40 गुना हो जाती है। गुना बोला नहीं है पर इसका मतलब यही होता है कि 41/40 हो जाती है, यानी 41/40 गुना हो जाती है। नहीं भी बोलेंगे तो भी उसका मतलब यही होगा। तो हमने सीखा था कि जितना भी गुना बोलेंगे उसमें से एक कम करते हैं, नीचे जो दिया है वर्ष या दर उसको रख के गुणा 100 से करते हैं। 40 एकम 40 में से एक गया तो ये है 1/40। 1/4 पलटी खा के 1/4 ऐसे हो जाएगा और 100 आपका वहीं का वहीं रहेगा, है ना। तो आपके एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से 4 गया, तो कुल मिला के क्या बचा 10। और ये 10% आपके क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन सी इज द आंसर 10%। आया समझ में? डायरेक्ट 1/40 भी आप लिख सकते थे या एक कम कर दो। 40 एकम 40, 41 में से 40 गया, 1/40, 1/4 गुणा 100। आंसर आपका कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है। हम्म। चलो बुक के लिए वेट नहीं हो रहा है, बस थोड़ा वेट और कर लो। चलो आगे बढ़ो। टाइप नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए जरा इसको। हम्म। कोई धन एक निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अगर ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 1,080 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता। मूलधन ज्ञात करें। प्रिंसिपल आपको बताना है। हम्म। ठीक है। हाँ। हम्म। देखिए सिंपल सी एक बात बताता हूं। आप देखो पहले जो भी ब्याज की दर थी आप उसको 3% और एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो। मतलब जितना ब्याज पहले लगना है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन आप उसको 3% और बढ़ा रहे हो। मतलब आपको हर साल पहले से 3% ज्यादा ब्याज देना है। और ऐसा कितने साल तक देना है? ऐसा 2 साल तक देना है। पहले से 3% ज्यादा देना है आने वाले 2 साल तक। तो कुल मिलाकर आपको 6% ब्याज ज्यादा देना है। 6% ब्याज ज्यादा देना है, इसी कारण 1,080 रुपए भी ज्यादा देना पड़ रहा है। यही बात है बस। देखो जितना ब्याज देना है वो तो दे ही रहे हो। उन्होंने बोला कि अगर ब्याज की दर 3% बढ़ जाए, मतलब पहले से आप हर साल 3% ज्यादा दोगे, तो एक साल का 3% तो 2 साल का, मतलब इतना ब्याज आप अतिरिक्त दे रहे हो या इतना ब्याज आप अधिक दे रहे हो जो 1,080 रुपए के बराबर है। तो बस 1,080 अगर 6% है तो 100% कितना? 6 एकम 6, फिर हो जाएगा 6 8 48 के आगे 3 जीरो, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 18,000। ऑप्शन सी इज द आंसर। बताइए किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ? ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर भी आप एज इट इज दे सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। हम्म।
ठीक है, देखिए आपने 800 रुपए की राशि किसी को दी, 3 साल बाद वो आपको 956 रुपए तो देगा ही देगा। इतना होने के बाद भी आपका मन नहीं मान रहा है, आप बोल रहे हो ब्याज की दर 4% और बढ़ा दो। तो अगर 1 साल का 4% बढ़ाओगे तो 3 साल में कितना ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा? 3 साल में 12% ब्याज और देना पड़ेगा। कहने का मतलब कि जितना पहले दे रहे हो उतना तो देना ही है। अगर ब्याज की दर 4% और होती तो 1 साल का 4, 3 साल का कितना लगता? 12। तो आपको 12% और देना पड़ता 800 रुपए का। तो 800 का 12% कितना होता है? 96 रुपए होता है। मतलब आपको जितना देना है उसमें 96 और जोड़ना पड़ेगा। तो 6 और 6 12, 10 5 15, 9 और 1 10। तो आपको कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा? 1052। ये आपका आंसर है, 1052। हम्म आया समझ में? देखो सीधी सी बात है, इतना तो देना ही है, 956 तो देना ही है। और अगर 1 साल का 4% तो 3 साल का 12, 12% और चाहिए उसको। किसका 12%? 800 का। 800 का 12% कितना होता है? 96। इतना और लगेगा, तो फिर 1052 रुपए उसे देना पड़ेगा। ठीक है, डन है। अगला देखिए। हम्म डेटा की समस्या इस मंथ के आखिरी तक या उसके पहले हो जाएगी। ये महीना और मान लो आप, फिर आपका बहुत कम डेटा में काम हो जाएगा। बिल्कुल सबके लिए रहेगा शिवम, बिल्कुल कर पाओगे आप। 6,000 रुपए की धनराशि 4 साल में, देखो लगभग सेम वही बात है। आपने 6,000 रुपए लिए और आप उसके बदले में कितना मांग रहे हो? 7,200 रुपए, है ना? कितने साल बाद? 4 साल बाद। तो अगर ब्याज की दर 1.5 गुना कर दी जाए, देखो सिंपल सी बात है यार, ब्याज की दर को 1.5 गुना करोगे तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा। आप मुझे बस इतनी बात बता दो कि फिलहाल ब्याज कितना लग रहा है। 6,000 के बदले आप 7200 दे रहे हो, यानी यहां पे 1200 रुपए क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। अगर ब्याज की दर 1.5 गुना हो जाए, अभी 1200 लग रहा है, अगर ब्याज की दर को 1.5 गुना कर देंगे तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा। तो इसमें आप 1.5 का गुणा कर दीजिए। इसमें अगर 1.5 का गुणा करोगे तो पता है कितना आएगा? 1800। तो अब आपको वही ब्याज कितना बन जाएगा? 1800। तो अब 6,000 पे 1800 ब्याज लगेगा, यानी आपको कितना ब्याज देना पड़ेगा भैया? 7800 देना पड़ेगा। ये आंसर है। पहले ब्याज 1200 था, वो 1.5 गुना हो जाएगा, तो फिर 1200 रुपए 1800 बन जाएंगे। 7800 इज द आंसर। कोनो दिक्कत परेशानी? ठीक, आप 1200 रुपए ब्याज दे रहे हो, अगर ब्याज की दर को 1.5 गुना करेंगे तो ब्याज भी 1.5 गुना हो जाएगा। तो आप अभी 1200 रुपए ब्याज दे रहे हो, वो भी 1.5 गुना हो जाएगा। तो अब इस 1200 की जगह आपको 1800 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। तो 6,000 में 1800 ब्याज, यानी उस केस में कितना पे करना पड़ेगा? 7,800 रुपए। इसको देखिए। हम्म हमें यहां वर्ष की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि वो ऑलरेडी 4 साल का ब्याज था, है ना भाई? 4 साल का इकट्ठा ब्याज ही 1800 हो जाएगा ना, तो इसलिए वर्ष का यहां पे काम ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी। हम्म 1200 रुपए भी 4 साल का ब्याज था, 1800 भी 4 साल का ब्याज था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी।
एक निश्चित धनराशि पर 24% की दर से, साधारण ब्याज की दर से वो 10,000 रुपए हो जाते हैं। अगर ब्याज की दर 24% होगी ना तो वो 10,000 रुपए बन जाएंगे, है ना। और अगर ब्याज की दर 8% रहेगी तो वो 4,000 रुपए बन जाएंगे। ये आपको समझ में आना चाहिए कि 10,000 रुपए 4,000 रुपए ब्याज नहीं है, ये मिश्रधन है। इतने रुपए हो जाते हैं मतलब ये ब्याज नहीं है, कुछ रुपए थे जो इतना बन गए, मतलब इसके अंदर ब्याज जुड़ गया। 24% के हिसाब से चलोगे तो 10,000 रुपए बन जाएंगे, 8% के हिसाब से बनोगे तो 4,000 बन जाएंगे। तो आपको धनराशि और समय दोनों ज्ञात करना है। तो यहां पर मैं एक छोटा सा काम करूंगा, मुझे इन दोनों में 16% का अंतर दिख रहा है। 16% के अंतर के कारण यहां पे 6,000 रुपए का अंतर है। बोलो हां या ना। 16% के अंतर के कारण 6,000 रुपए का अंतर है। अब इस 16 को चाहो तो 24 बना लो, 16 को चाहो तो 8 बना लो। 8 बनाना आसान है। 16 का आधा 8%, तो 6,000 का आधा 3,000 रुपए, मतलब 8% के हिसाब से ब्याज 3,000 रुपए लग रहा होगा। ये दोनों ही क्या है, ब्याज है ना। 8% के हिसाब से 3,000 रुपए ब्याज लग रहा है, तो 8% के हिसाब से यहां तो 4,000 लिखा है। और मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्या है, ये मिश्रधन है, ये अमाउंट है। तो अगर 8% दर होगी तो 3,000 रुपए ब्याज लगेगा, मतलब इसके अंदर 3,000 रुपए ब्याज है ना। तो अगर 4,000 के अंदर 3,000 रुपए ब्याज है, इसका मतलब मूलधन प्रिंसिपल कितना होगा जी, प्रिंसिपल 1,000 होगा, मूलधन 1,000 होगा। 1,000 वाला एकमात्र ऑप्शन है, तो समय 37.5 आएगा। कैसे आएगा वो भी मैं आपको निकाल के बता देता हूं। ठीक है, आपको निकालना है समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है कि साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, है ना। तो रख दो इसको। ब्याज कितना लग रहा है, यही तो साधारण ब्याज है, तो ब्याज कितना है 3,000 गुणा 100। मूलधन कितना है, मूलधन है 1,000, और दर कितनी है, दर है 8%। हल कर लो भैया। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 3 गुणा 100 बटे 8, 300 में 8 का भाग दे देना, 37.5 ईयर्स ही आएगा। ये आपका आंसर है। तो मूलधन कितना 1,000, समय कितना 37.5। गजब का सवाल है ये। एक बार आपको और समझाते हैं, सुनिएगा बहुत अच्छे से। 16% कम होने से, यहां पे 16 का अंतर है तो यहां पे 6,000 का अंतर है। 16% के कारण 6,000 का अंतर आ गया। 16 को 24 भी बना सकते हैं, 16 को 8 भी बना सकते हैं, लेकिन 16 को 8 बनाना आसान है। 16 का आधा 6,000 का आधा, मतलब अगर ब्याज की दर 8% है, 8% ब्याज लगने से 3,000 रुपए ब्याज लगता है। इसके अंदर 3,000 रुपए ब्याज है, इसका मतलब मूलधन कितना है 1,000। तो मूलधन हो गया 1,000, दर हो गई 8, ब्याज हो गया 3,000। तो समय कितना आ गया जी, समय आ गया 37.5, 37.5। थोड़े सवाल ये कंफ्यूजन वाला है, ये काफी कंफ्यूज करता है, लेकिन आज के बाद नहीं करेगा। एक बार पढ़ लोगे तो फिर नहीं करेगा। हाँ, ऐप का जो नया अपडेट आएगा ना, उसके बाद आप लैपटॉप पे ले सकते हो, है ना। कम डेटा में ये सब चीजें बस आने वाले 15-20 दिन के अंदर सब सॉल्व हो जाएंगी, और आपका गजब का अद्भुत नया अनुभव होगा विनर्स की ऐप के साथ। वो आ जाए, फ्री में बताऊंगा क्या क्या बेहतरीन हो रहा है अब। ठीक है। हाफ क्यों किया, मैं 4 बार बता चुका हूं, 5वीं बार बता रहा हूं। 16 को या तो 8 बनाओ या 16 को 24 बनाओ। 8 बनाना आसान है, इसलिए 16 का आधा कर दिया। अगला, इसका आंसर आप सभी लोग दे सकते हो। ये तो रिपीट हो गया क्या, ये कहां से आ गया वापस, ये रिपीट हो गया है, इसको छोड़ देते हैं। ये फिर से आ गया, अभी हमने किया था, ये भी रिपीट हो गए। 1 मिनट, ये क्या हो रहा है। 28, 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए ना। 29 हमने कर लिया, 30 कर लिया, 31 कर लिया, 32 कर लिया, फिर 29, 30, 31, 32।
ये 4 क्वेश्चन रिपीट हो गए, इनको मैं हटा रहा हूं ना, 1 मिनट। हम्म चलिए क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ। हम्म स्योफल में भी चल जाएगा, आईफोन में भी चलेगा। अच्छा सौरभ, इतना जल्दी? हम्म किसी मूलधन पर 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 2400 है। मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है। 12 वर्ष के बाद कितना ब्याज लगेगा? देखो आप एक बात समझो, 2400 रुपए ब्याज आप दे रहे हो 12 वर्ष में। 12 वर्ष में 2400 यानी प्रति वर्ष 200 रुपए आप दे रहे हो। 200 रुपए हर साल आप ब्याज चुकाओगे। अगर मूलधन 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाए, अब समझना, हमारे पास टोटल है 12 वर्ष। 3 साल के बाद मतलब कितने साल बचेंगे? 9। इन्होंने ये कहा कि यार 3 साल तक तो जो चल रहा है चलने दो, उसके बाद चेंज करो, है ना। तो 3 साल तक तो 200 रुपए प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा। तो 1 साल का 200, तो 3 साल का ब्याज कितना? 600। लेकिन 3 साल के बाद मूलधन 3 गुना हो जाए, अगर मूलधन 3 गुना हो जाएगा तो लगने वाला ब्याज भी 3 गुना हो जाएगा। अगर अभी 200 रुपए ब्याज लग रहा है तो 3 गुना यानी 600 रुपए प्रतिवर्ष ब्याज लगेगा। मूलधन 3 गुना तो ब्याज भी 3 गुना, तो हर साल का ब्याज 600। 600 में 9 का गुणा करिए, यह आ जाएगा 5400। ठीक है, 5400 और 600 यानी कुल ब्याज कितना लगेगा जी? कुल ब्याज 6000 रुपए लग जाएगा। डी आपका आंसर है। हम्म ठीक है, 3 साल तक 200 रुपए प्रतिवर्ष, मूलधन उसके बाद हो रहा है 3 गुना, तो ब्याज भी 3 गुना। 1 साल का 200 तो 3 गुना होके 1 साल का 600, तो कुल ब्याज कितना लग जाएगा? कुल ब्याज 6000 लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हम्म ये सवाल थोड़ा अलग है ना, गुना वाला है लेकिन ये अलग है, भाषा अलग है थोड़ी, जल्दबाजी नहीं करना। हम्म क्वेश्चन समझने में दिक्कत आती है, क्वेश्चंस को जमा नहीं पाते हैं, आपसे बन जाता है हमसे नहीं बनता। इन सब समस्या का हल है समय। थोड़ा समय और लगेगा, बनेगा आपसे। आप अपनी मेहनत जारी रखिए, कुछ चीजें समय लेती है ना। आप अभी सीखने वाले मोड में हो, अभी सीखने पे ध्यान लगाओ। अभी बनने पे मत ध्यान लगाओ। अभी इसकी चिंता मत करो कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप अभी सीखो, अच्छे से सीखोगे तो आगे अच्छे से बनेगा। अभी चिंता करोगे तो आगे भी आप चिंतित ही रहोगे। चिंता ना करो, सीखने पे ध्यान लगाओ। समझ में आ रहा है ना मैं बता रहा हूं, तो उसके बाद सीख रहे हो ना, आपका बस उसमें आपको खुशी रहनी चाहिए। आप सोचोगे कि मुझसे अगला सवाल बन जाए तो फिर आप हमेशा दुखी रहोगे। किसी राशि का मिश्रधन साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। साधारण ब्याज 3600 है, मूलधन ज्ञात करिए। देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है और फिर बता रहा हूं। जैसे यहां पे बोला किसी राशि का मिश्रधन, मिश्रधन मतलब अमाउंट। साधारण ब्याज को मैं डायरेक्ट लिख देता हूं सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का 11/3 गुना है। मैंने कई बार कहा है कि जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे, है ना। और हमें एक बात पता है कि मिश्रधन का मतलब, मिश्रधन यानी अमाउंट, और मिश्रधन का मतलब क्या होता है जी? मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज।
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहां पे उन्होंने क्या बोला है कि मिश्रधन 11 है, साधारण ब्याज कितना है 3 है, 3 में क्या जोड़ा जाए कि 11 आ जाए, यानी मूलधन कितना होगा जी, मूलधन 8 होगा, है ना। तो सब पता चल गया मुझे। इन्होंने बोला कि साधारण ब्याज 3600 है, तो 3600 रुपए अगर साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज का भाग देंगे, और मूलधन पूछा है तो मूलधन का गुणा कर देंगे। ठीक है भैया, 3 से कैंसिल करोगे 1200 बार, 1200 का 8 गुना, तो यहां मूलधन कितना है जी, मूलधन है 9600 रुपए, 9600। वेरी गुड। सूरज यादव जी, एक जी 2 जीरो लगाने के बाद इतना मत लगाओ, ब्लॉक हो जाओगे तुम। कुछ लोग की आदत होती इतना लिखते हैं, जैसे हमारे सूरज यादव जी क्या लिख रहे हैं, 9600 लिखने के बाद इतनी जीरो लगा रहे हैं। मतलब इससे समझ में आता है कि तुम्हें अपना टाइम वेस्ट करने में कितना मजा आता है ना। क्यों समय बर्बाद करते हो। हम्म, ठीक है, समझ में आया सभी को। मिश्रधन 11 है, ब्याज 3 है, 3 घटा दो तो मूलधन आ गया 8, 3 की वैल्यू 3600, तो 8 की वैल्यू क्या, आंसर आएगा 9600। अगला देखिए, ठीक है वैशाली जी। कोई भी अगर आप में से ऐसा है जिसने इस चैप्टर की शुरू की क्लास नहीं देखी है, तो अभी के अभी बंद करिए और चैप्टर को शुरू से पढ़िए, बीच में से मत पढ़िए। हम्म, देखिए, ए और बी को 30,000 रुपए उधार दिए गए। ए के लिए ब्याज दर 13% है, बी के लिए 18% है। 2 साल बाद दोनों ने 39,000 रुपए लौटाए। ए को कितने रुपए दिए थे। ये वाला जो क्वेश्चन है ये मिश्रण, मिक्सचर एलिगेशन से सॉल्व होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे। मैंने 30,000 रुपए किसी को उधार दिए, सामने वाले ने 39,000 रुपए हमें लौटाए, है ना। इसका मतलब उसने 9,000 रुपए ब्याज दिया। किस पर ब्याज दिया, 30,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 9,000 रुपए उसने ब्याज दिया 3,000 पर, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा 30,000 पर, तो यह आएगा 30%। यानी उसने मुझे 30% ब्याज दिया, पर ये कितने साल का है, ये 2 साल का है। तो 30% ब्याज अगर 2 साल का, तो 1 साल का ब्याज कितना, 1 साल का ब्याज है 15% प्रति वर्ष, है ना। भाई 2 साल में सामने वाला मुझे 30% ब्याज दे रहा है, तो 1 साल का निकालते हमेशा, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 15% होगा। अब सुनिए, ए के लिए ब्याज की दर 13% है, बी के लिए ब्याज की दर 18% है, और दोनों से मिलने वाला कुल ओवरऑल ब्याज कितना है, 15। ये मैंने आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में सिखाया था। एक वैल्यू एक तरफ, दूसरी वैल्यू दूसरी तरफ, बीच में हमेशा ओवरऑल वैल्यू रखते हैं कि कुल मिला के हमारे हाथ में कितना आ रहा है ना। तो ए देगा 13%, बी देगा 18%, दोनों कुल मिलाकर देंगे 15%। तो 13 और 15 में कितने का अंतर है जी, 2 का। 18 और 15 में कितने का अंतर है, 3 का। और ये जो अनुपात है ये ऑलवेज मूलधन का आता है। याद रखना, ब्याज वाले चैप्टर में अगर आप मिश्रण लगाओगे तो अनुपात हमेशा मूलधन का आएगा। तो मूलधन कितना है भैया, मूलधन है 30,000। 30,000 को 3 और 2 5 से भाग दे दो, तो 1 बराबर कितना आएगा, 6,000। और अगर 1 बराबर 6,000 आ गया, तो ए को कितना मिला, 6,000 का 3 में गुणा कर दो, 6 तिया 18,000। 18,000 रुपए ए को मिलेंगे। ए ने उधार, एक उधार दिए थे मतलब। समझ में आया। बीच वाली वैल्यू उन्होंने नहीं दी थी, बस वो निकालना हमें पड़ा।
9,000 रुपए ब्याज 30,000 पर 30% बटे 2 यानी 15% प्रतिवर्ष। तो ए कितना ब्याज देगा 13, बी कितना ब्याज देगा 18, कुल मिलाकर ब्याज मिश्रण सबसे बेहतरीन तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। 9,000 कैसे आया? धन्य है आप, नहीं बता सकते हम 9,000 कैसे आया। 9,000 अगर बता दिया तो ये तो हमारी तौहीन हो जाएगी अगर 9,000 बताना पड़ गया तो। ठीक है, नमन है आपको, करबद्ध चरणों में नमन है 9,000 वालों को। ठीक है, देखो आप कोई भी चैप्टर तभी पढ़िए जब आपने रेशो और परसेंटेज चैप्टर पढ़ाओ। रेशो परसेंटेज पढ़ने के बाद अगर किसी ने भी रेशो यानी अनुपात और प्रतिशत चैप्टर नहीं पढ़ा है, पहले पढ़ो फिर आगे के चैप्टर्स देखो, है ना, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। 2 अगरबत्ती, सही बात है। देखो ये सवाल और मजेदार है। 18,000 रुपए हमने दिए, ए को 6% पर, बी को 10% पर, 2 साल बाद 20,800। देखो 18,000 रुपए कितने बन गए? 20,800। तो दोनों का अंतर कितना आएगा भैया? दोनों का अंतर आएगा 2,800 रुपए। ब्याज आप दे रहे हो, किस पर दे रहे हो? 18,000 पर। नीचे हमेशा मूलधन रखते हैं, गुणा करते हैं 100 का। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, है ना। 2 से कैंसिल करोगे, दोनों 2 से कैंसिल हो सकते हैं, तो 2 से कैंसिल होगा 140 और ये कैंसिल होगा 18। तो इतना सॉरी 9, इतना परसेंट ब्याज है, लेकिन ये ब्याज 2 साल का है, तो इसको 2 से भाग और देना पड़ेगा। तो ये आएगा 70/9%, और ये प्रति वर्ष का ब्याज आ गया। आ रही क्या आपकी बात समझ में? है ना। 2,800 रुपए ब्याज लग रहा है 18,000 पर। इस बार पूरा पूरा नहीं कट रहा, और ये क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे लिया है ताकि पूरा पूरा ना कटे। तो क्या करना है? तो 140/9 आया, लेकिन ये 2 साल का ब्याज है, 2 साल का भाग दिया तो 1 साल का ब्याज आ गया 70/9। अब आगे देखना, ए के लिए ब्याज दर है 6%, बी के लिए ब्याज दर है 10%, और दोनों के लिए ब्याज दर कितनी है? दोनों के लिए ब्याज दर है 70/9। ठीक है, जब भी ऐसी स्थिति बने, पहली बात कभी भी दशमलव में मत लाइए, आंसर दशमलव में मत लाओ। सिंपल तरीका है, अगर नीचे 9 है तो 9 का गुणा तीनों में कर दो। क्यों कर दो? ताकि 9 से 9 कट जाए। जो संख्या नीचे आएगी उसका गुणा सब में कर दो, है ना। तो देखो 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा भैया? 54। 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 90। 9 से 9 गया तो कितना बचा? 70। बन गया अपना ये आसान। नीचे 8 होता, सब में 8 का गुणा, 11 होता, सब में 11 का गुणा, ताकि ये कटे, है ना। चलो 54 और 70 का अंतर 16 होता है क्या? और 90 और 70 का अंतर 20 होता है। ये और कट सकता है तो काट दो। 4 से 5 बार, 4 से 4 बार, तो अनुपात क्या बनेगा? 5:4। और मैं बता चुका हूं कि ये मूलधन का अनुपात होता है। तो मुझे बताओ मूलधन कितना है? मूलधन है 18,000। 5 और 4 कितना? 9। एक बराबर कितना? 2,000। आपसे पूछा है ए और बी का, तो 2,000 का गुणा 5 में करिए 10,000, 2,000 का गुणा 4 में करिए 8,000। 10,000 और 8,000 ये दोनों के मूलधन है। समझ में आया? तो अगर ऐसा भिन्न में प्रतिशत आ जाए तो नीचे वाली संख्या का सब में गुणा करिए, काम खत्म। दशमलव में कभी मत लाना, मर जाओगे अगर दशमलव में ले आए तो, आंसर ही नहीं आने वाला है। हम्म, ठीक है। हम्म, चलो भैया आगे बढ़ेंगे। टाइप नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 37, पढ़िए इसको अच्छे से। ओके,
किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज मूलधन का, देखो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन का यानी प्रिंसिपल का कितना है 16/25। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो पहले आए वो ऊपर, जो बाद में आए वो नीचे। तो आपसे बोला है दर, प्रतिशत और वर्ष को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर है। ये बोल रहे हैं कि दर और समय दोनों बराबर हैं, तो हम दोनों को कुछ भी मान लेते हैं। माना दर भी एक से और समय भी एक से। उन्होंने बोला है दर और समय दोनों बराबर हैं, तो दर और समय दोनों को मैंने एक्स माना, तो ब्याज की दर बताइए। देखो अपना फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज 16 है। मूलधन कितना है, मूलधन 25 है। दर समय बराबर है, तो दोनों को x मान के बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो x और x कितना हो जाएगा, x का वर्ग 25 से कटेगा 4 बार, 16 का 4 गुना होता है 64, और 64 किसका वर्ग होता है भैया, 8 का। तो x की वैल्यू 8 मिल गई। x की वैल्यू 8 मिलने का मतलब है कि दर 8% है और समय 8 वर्ष है, दोनों बराबर हैं। तो ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर 8 है। बेसिक अगर अच्छे से समझोगे, जो छोटी छोटी बातें मैं बताता हूं उनका ध्यान रखोगे, तो क्वेश्चन घुमा के भी देंगे ना तो भी बन जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं था, साधारण ब्याज 16 है, मूलधन 25 है, दर और समय बराबर है। हमने सिंपल से इस फॉर्मूले में वैल्यू रखी है, x का वर्ग बराबर 64, x की वैल्यू 8, तो दर भी 8 है, समय भी 8 है। कितना इजी था, नया कुछ नहीं था, लेकिन बेस अपना क्लियर होना चाहिए और आप बस उसी में मात खाते हो। जितना फुल स्क्रीन करके पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे, आपका बेसिक मजबूत होगा। जितने गप्पे मारोगे बर्बाद होना है, कुछ भविष्य नहीं है। ठीक है, ये एक स्पेशल कंडीशन है, स्पेशल केस है, मतलब थोड़ा एक अच्छा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको बहुत इजी बना लेंगे। पढ़ो इसको अच्छे से। बिल्कुल रोने का नहीं। 52,000 रुपए को दो भागों में निवेशित किया गया। पहले भाग पर 10% 5 साल के लिए, दूसरे भाग पर 9% 6 साल के लिए। दोनों योजनाओं पर प्राप्त ब्याज बराबर है। पहले भाग पर कितने रुपए लगाए गए। देखो हमने 52,000 रुपए को दो भागों में बांटा। मैं एक का नाम ए दे देता हूं, एक का नाम बी, एक्स वाई कुछ भी बोल दो, है ना। एक भाग ए है, एक भाग बी है। यहां पे ब्याज की दर 10% है, समय 5 साल है। यहां पे ब्याज की दर 9% है, समय 6 साल है। तो इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 50, इनका गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 54, ये आ जाएगा। अब मुझे बताइए क्या ये और कैंसिल हो सकता है, तो ये और कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो जाएगा 25 बार और 2 से कैंसिल हो जाएगा 27 बार। और ये किस चीज का अनुपात है, ये ब्याज का अनुपात है, इंटरेस्ट का रेशो है। और ध्यान रखना, कभी भी प्रश्न में कहा जाए कि प्राप्त ब्याज बराबर है, जब भी सवाल कहा जाए कि ब्याज बराबर है, इंटरेस्ट इक्वल है, तो आपको एक गोल्डन रूल बता रहा हूं कि अगर ब्याज का अनुपात ए अनुपात बी है तो मूलधन का अनुपात बी अनुपात ए होगा। अगर बोला है बराबर शब्द, तभी बराबर बोल दिया कि ब्याज बराबर है तो बराबर आने पे उसको पलट दो। ठीक है, तो जो ब्याज का अनुपात है उसका उल्टा कर दोगे तो वो पता है किसका अनुपात आ जाएगा, वो मूलधन का अनुपात आ जाएगा, प्रिंसिपल का आ जाएगा, विच इज 27:25, है ना। लेकिन ये कब करोगे, जब बोलेंगे ब्याज बराबर है। तो ब्याज बराबर होने पे ब्याज के अनुपात को पलटने पर मूलधन आता है। तो टोटल हमारे पास 52,000 रुपए हैं। 25 और 27 भी कितना होता है, 52 होता है। तो एक बराबर कितना आएगा, 1000। एक बराबर 1000 आएगा तो 1000 का गुणा आप इनमें कर देना,
ये आ जाएगा आपका 27,000 और ये आ जाएगा आपका 25,000। ठीक है, तो ए पे आएगा 27,000, बी पे आएगा 25,000। पहले भाग पर कितना रुपए दिए? पहले भाग पे 27,000 दिए। ए वाला आपका आंसर है, ए इज द आंसर। आया समझ में? जितेंद्र, मैथ्स फाउंडेशन से ही कर लो। ठीक है, 10% ब्याज 5 साल में 50%, 9% 6 साल में 54%। 2 से कटा 25, 2 से कटा 27। ब्याज लग रहा है 25-27, तो मूलधन लगेगा 27-25, है ना? तो ये अनुपात है मूलधन का। वास्तव में मूलधन है इतना, 1:1000। तो पहले भाग पर 27,000, दूसरे भाग पर 25। अनुपात कब पलटी खाएगा? जब ब्याज बराबर होगा। ठीक है, अब यही चीज अगर 3 साल के लिए आ जाए तो पढ़ो प्रश्न। हाँ, देखो, 45,000 3 योजनाओं में लगाए। पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना। पहली योजना में 2% 3 साल तक, यहां 3% 4 साल तक, और यहां 4% 5 साल तक। तो यहां पे ये आ जाएगा 6%, ये आ जाएगा आपका 12%, ये आ जाएगा आपका 20%, है ना? ये और शॉर्ट हो सकते हैं तो कर दो। 2 से उड़ा दो 3 बार, 2 से उड़ा दो 6 बार, 2 से उड़ा दो 10 बार। ये किस चीज का अनुपात है? ये ब्याज का अनुपात है, इंटरेस्ट का रेशो है। पर पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या समस्या है? पिछले सवाल में बस 2 ही थे, आपने उसको पलट दिया, लेकिन अब कैसे पलटोगे? तो इसके बारे में आपको मैंने अनुपात चैप्टर में सिखाया था कि कभी भी 3 अनुपात को पलटना हो और आपको बनाना क्या है? मूलधन का अनुपात। तो इनको कैसे पलटोगे? 3 को पलट के 1/3 कर दो, 6 को पलट के 1/6 कर दो, 10 को पलट के 1/10 कर दो। आ रही बात समझ में? यह होता है पलटना, अगर 3 अनुपात हैं तो। अगर 2 अनुपात होते तो सिंपल क्रॉस कर देते, लेकिन 3 होंगे तो ऐसे करना पड़ेगा। फिर अगर ऐसी स्थिति बनी तो आपको अब एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना ले लें? 30 ले लेते हैं। 30 में सबका भाग चला जाएगा, तो सब में 30 का गुणा कर दो। 3 का भाग देंगे 10 बार, 6 का भाग देंगे 5 बार, 10 का भाग देंगे 3 बार। ये है भैया आपके मूलधन का अनुपात, है ना? अब मुझे बताइए कि मूलधन कितना है? मूलधन है 45,000। 45,000 को 10, 5, 15 और 3 18 में भाग दो, है ना? तो 9 से कैंसिल होगा 2 बार, 9 से कैंसिल होगा 5,000 बार, और 2 से कैंसिल होगा। कुल मिला के 1 = 2500। 2500 बार कटेगा, तो 1 का मान आएगा 2500। 2500 का गुणा तीनों में करेंगे तो 2500 का गुणा 10 में 25,000, 2500 का 5 में 12,500, 25 का 3 में 7,500। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 25,000, 12,500 और 7,500। आया समझ में? अंतर कुछ नहीं है। 3 अगर राशि आ जाए तो ऐसे पलटना पड़ेगा, अगर 2 होंगे तो सिंपल सा क्रॉस कर दोगे। हम्म, आया समझ में? से पड़ेगा। ये सब आपने अनुपात में सीखा है, आगे कुछ नया नहीं है। और आगे बढ़े। हाँ, इस सवाल को पढ़ो और मुझे बताओ कि पिछले वाले सवाल में और इस सवाल में एक शब्द क्या नया है, क्या अलग है? उस शब्द के कारण यहां तरीका बदल जाएगा। पढ़ो ढंग से। हम्म,
आपने अगर यहां ढंग से पढ़ा तो आपको समझ में आएगा इस बार वो क्या बोल रहे हैं। इस बार ब्याज बराबर नहीं है, इस बार क्या बराबर है, मिश्रधन बराबर है, ये अलग है ना। इंग्लिश में भी पढ़ोगे तो यहां लिखा रहेगा अमाउंट रिसीव्ड ऑन बोथ पार्ट्स इज इक्वल। इस बार इंटरेस्ट इक्वल नहीं है, ब्याज बराबर नहीं है, मिश्रधन बराबर है। जिन्होंने भी इस पे सही ध्यान दिया है वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखो तरीका क्या होगा। 1 लाख रुपए अभी उसको छोड़ो, 2 भागों में बांटेंगे, पहला भाग दूसरा भाग। पहले भाग पे 5% ब्याज मिलेगा 4 साल तक, दूसरे भाग पे 15% ब्याज मिलेगा 2 साल तक। ठीक है, तो यहां पे ब्याज कितना मिलेगा, यहां ब्याज मिलेगा 20, यहां ब्याज कितना मिलेगा, यहां ब्याज मिलेगा 30। क्योंकि प्रश्न में मिश्रधन बोला है तो मिश्रधन का मतलब क्या होता है कि मिश्रधन का मतलब होता है ब्याज में मूलधन जुड़ेगा, तो वो क्या बनेगा, मिश्रधन बनेगा। बोलो हां या ना। मिश्रधन का मतलब क्या होता है, मूलधन धन ब्याज। तो पहले मिश्रधन का अनुपात लाओ, और मिश्रधन कैसे आएगा, मूलधन से, और मूलधन हमेशा कितना होता है, 100। ठीक है जी, मूलधन हमेशा कितना होता है, 100। तो यहां मिश्रधन कितना हो गया, 120, यहां मिश्रधन कितना हो गया, 130, ये बन गया मिश्रधन। अब मिश्रधन के अनुपात को आप पलट के मूलधन बना सकते हो। अब आप बोलोगे सर मिश्रधन से मूलधन कैसे बनाए, तो अब इसको पलटी खिला दो। तो परसेंट से परसेंट, 0 से 0 गया, 12 13 को उल्टा कर दो, 13 12, ये कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया। जब जब बोलेंगे मिश्रधन बराबर है तो पहले 100 जोड़ना, मिश्रधन का अनुपात बनाना और फिर उसको हल करना, है ना। तो चलो 1 लाख रुपए हैं, अब आप बिंदास बांट सकते हो। 13 और 12 होता है 25, 1 बराबर 4000, 4000 का करेंगे गुणा। तो पहले भाग पे कितना, 4000 का गुणा 13 में करेंगे तो 13 गुणा 4000 कितना होता है, 13 गुणा 4000 होता है 52,000। ये अलग है। ठीक है, आपको इतने इजी तरीके बता रहा हूं। आपके पास अगर कोई मैथ्स की बुक है, आप इन ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये हर किताब में मिलेंगे, आप तरीके देख लेना। एक्स से देंगे और इतना खतरनाक तरीका देंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। और यहां आपको इतना इजी मिलेगा, आप कंपेयर कर लेना, कोई किताब हो आपके पास तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा हर किताब में। फिर आपको असली में इसकी अहमियत समझ में आएगी कि आपको क्या मिल रहा है ना। जब तक आप किसी से कंपेयर नहीं करोगे, तुलना नहीं करोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या मिल रहा है। इसलिए देखा करो तो पता चलेगा कि कितना शॉर्ट तरीका आपको मिल रहा है और सिंपल। ठीक है, मूलधन जोड़ा, मिश्रधन, मिश्रधन का अनुपात 12 13 13 12, बांट दिया आपने, 1 बराबर 4000, सिंपल। और एक सवाल है क्या, नहीं है। समझ में आई इतनी बात सभी को। बिल्कुल, एक एक पेज का एक्स का मेथड मिलेगा आपको। हम्म, ठीक है। एक व्यक्ति 16,000 रुपए कीमत वाला एक टीवी खरीदता है, 4,000 रुपए तुरंत दे देता है, शेष 15 महीनों के बाद देता है, 12% पर उधार लेता है। टीवी के लिए कुल कितनी राशि अदा करी। सुनिए, देखो हुआ क्या होगा कि 16,000 रुपए की टीवी है। उसने बोला कि यार अभी मेरे पास 4,000 रुपए हैं, तुम ये तो रख लो और जितना बचा वो मुझे फाइनेंस कर दो। अगर या तो पूरा 16,000 दे दो, काम खत्म हो जाएगा, नहीं तो 4,000 दे के बाकी का फाइनेंस कराओगे तो उस पे लगेगा ब्याज। क्या लगेगा, ब्याज, है ना। तो 12,000 पे ब्याज लगेगा। अपनी बुक कब आ रही है, बस इस महीने अंत में मिलेगी ही मिलेगी आपको, है ना। तो 12,000 रुपए पर 12% की दर से आप कितना ब्याज चुकाओगे, 15 महीने। आपने बोला कि यार मुझे 12,000 रुपए तुम भले उधार दे दो, ब्याज ले लेना, मैं 15 महीने बाद तुम्हें दूंगा।
तो 12,000 रुपए पर 12% के हिसाब से 15 महीने, और महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग देना पड़ता है। 12 से 12 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 15 कितना होता है 1800। यानी आपको 1800 रुपए क्या लगेगा, यहां पे ब्याज लगेगा। तो 16,000 की टीबी है, 1800 रुपए का ब्याज चुकाना है, तो वो टीबी आपको कितने की पड़ेगी भैया, 17,800 की पड़ेगी। 17,800 इज द आंसर। ठीक है। पटवारी फ्रॉम रीवा, अरे तुम्हें वो किताब पढ़ने की किसने सलाह दे दी, तुम पढ़ क्यों रहे हो वो किताब? हम्म। ठीक है। ब्याज और लगेगा 12,000 पे 12%, 15 महीने का ब्याज 1800 होता है, तो टीवी आपको फाइनेंस कराओगे, उधार लोगे, तो 17,800 में पड़ जाएगी। हम्म। देखिए अगला, या अब इसको कल ही बताता हूं, ये किश्त वाले सवाल हैं, इसको हम कल देखेंगे, है ना। आज हम यहीं रुकते हैं। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, इसका तरीका आपको कल बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलो भैया, तो कल मिलते हैं। सब लोग अपना ध्यान रखिए, आज की क्लास का रिवीजन करिए। कल हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और परसों से इसका बड़ा भाई चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, उसमें उठेगा धुआं, मजा आ जाएगा उसमें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए, है ना। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत आप सभी का। क्या हाल चाल है? चलो सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। जय श्री कृष्णा, राम राम, जय भीम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। सभी भगवानों की, सभी महापुरुषों की, और आप सबकी भी जय। सर्वदा विजय हो, विजयी भव। ठीक है, जय श्री महाकाल, राम राम, जय माता दी। ओके, करें क्या शुरुआत? शुरुआत नहीं, आज तो चैप्टर का अंत करना है ना। आज चैप्टर फिनिश करेंगे। हम्म। ठीक है, झकास एकदम है। 5 साल में यानी 5 किश्तों में, और ब्याज की दर भी कितनी है, 5 है। तो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, 2 प्रश्न आप बस देखना, आपको मजा आ जाएगा। सबसे पहले लिखना कि लेट से पहली किश्त 100 है, पहली किश्त कितनी है, 100 है, और जो ब्याज दर है उस हिसाब से बढ़ाते जाओ। तो अगली ब्याज दर कितनी है, 5 है, तो अगली किश्त कितनी होगी, 105, फिर अगली कितनी होगी, 110, फिर अगली कितनी होगी, 115, फिर अगली कितनी होगी, 120। हो गई क्या, 5? 5 5 बढ़ाते जाओ। क्यों करना है, क्यों ऐसा होता है, उन सब में हम टाइम खराब नहीं करेंगे। आप तो सिंपल तरीका समझो, दैट्स इट, है ना। सबसे पहले 100 लिख लेना, फिर 5 5 बढ़ाते चल जाना, तो सबका टोटल देखो, 20 15 35, और ये इन सबका टोटल कितना आएगा, इनका टोटल आएगा 550। ठीक है, तो अब हमारे पास भाई, हमारे हिसाब से कर्ज 550 आ रहा है, जबकि रियल में 770 आ रहा है। तो 770 अगर कर्ज है, इसको 550 से भाग दीजिए, और आपसे प्रत्येक किश्त बोलिए, तो प्रत्येक किश्त हम 100 मानेंगे, 100 से गुणा करेंगे। बस इतना सा काम आपको करना है।
तो 1 0 से 1 0 गया, 11 से 5 बार, 11 से 7 बार, 5 से 20 बार, 20 का 7 गुना, प्रत्येक किश्त कितने की आएगी? 140 की आएगी, 140 की आएगी। ये आंसर है। ये फॉर्मूले से हजारों गुना सही है ये वाला तरीका। एक क्वेश्चन और बताऊंगा, फिर आप बोलोगे सर ये तरीका मस्त एकदम। ठीक है, आज इस चैप्टर को एंड करेंगे, कल से नया टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे। कल से मतलब नेक्स्ट क्लास से। एक क्वेश्चन और देख लो, फिर आपको समझ में ना आए तो मुझे बोलना, है ना। जैसे यहां पे बोला है 6,450 रुपए, ठीक है, ब्याज की दर कितनी है? 5% दर है और 4 किश्त है, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। सबसे पहले लिखो 100, फिर 5 आगे बढ़ाओ 105, फिर 5 आगे बढ़ाओ 110, फिर 5 आगे बढ़ाओ 115, है ना। अब इन सबको जोड़ दो, तो 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 1 2 और 3 और ये हो जाएगा 4, सबका टोटल 430 आया। तो 6,450 हमारे लिए 430 के बराबर है, तो प्रत्येक किश्त क्या होगी? प्रत्येक किश्त 100 होगी, 100 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 गया, 43 से कैंसिल करेंगे एक बार, तो बचेगा ये 215, और 43 से ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर 1500 आ जाएगा। ईच इंस्टॉलमेंट विल बी 1500, 1500 खत्म, टाटा बाय बाय। ये सिंपल इंटरेस्ट का तरीका है। कंपाउंड इंटरेस्ट का तरीका बहुत अलग है और वो इंपॉर्टेंट है और उसमें मजा भी आएगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही नहीं किश्त वाले, पर फिर भी आप सीख लो। किश्त सेम आएगी, सारी इंस्टॉलमेंट सेम आएगी। आया समझ में? पिछले वाले में ब्याज की दर 5 थी, 100, 105, 110, 115, 120, 5 है तो 5 बार बढ़ा दो। यहां पे 4 था तो आपने 4 बार करा। जो भी ब्याज दर होगी उसको आप बढ़ाते जाओगे। 5 ही क्यों लेंगे? क्योंकि प्रश्न में ही 5 दिया हुआ है। ब्याज की दर 5% है, पिछले वाले में भी 5% थी। और है क्या? नहीं है। चलिए इसको पढ़ो जरा, प्रश्न को, मस्त है ये। अगर और कुछ परसेंट होता ना, मान लीजिए यहां 5% की जगह 6% होता, तो हम क्या करते भाई? पहले लिखते 100, 106, 112, 118। अगर ब्याज की दर 2% होती तो 100, 102, 104, 106 ऐसे लिखना है, बस उसका पहाड़ा लेते चलना है। चलिए इसको देखिए। 100 से ही लेना है, 100 ही शुरू करेंगे। 10 दिया है तो 10 बढ़ाते जाएंगे, 100, 110, 120, 130 ऐसे चलेगा। पटवारी के लिए फॉर्म भरने के लिए सीपीसीटी अनिवार्य नहीं होता है। आप बाद में सिलेक्शन के बाद भी आपको 2 साल दिए जाते हैं, आप उसमें भी कर सकते हो। तो आप सीपीसीटी का टेंशन मत लो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। चलो अच्छी बात है गौरव कुमार जी, कंप्यूटर की क्लास लगेगी यार। तुम लोग ना जो है वो तो पढ़ते नहीं हो, अभी कुछ पूछ लेंगे तो चुपचाप हो जाओगे। हाँ 1500 4 साल में 6,000 होगा, रेशियो से नहीं होगा ये। अंकुर 8% ब्याज पर कुछ धनराशि मेघा से उधार लेता है, दुगनी धनराशि 9% की दर से हर्षिता से उधार लेता है, कुछ धनराशि खुद से मिलाकर शालिनी को 10% पर उधार देता है, आखिरी में 1400 रुपए का लाभ होता है। अंकुर 40,000 रुपए शालिनी को उधार देता है, बताओ अंकुर ने मेघा से कितना धन उधार लिया था? देखो अंकुर भाई क्या करते हैं, 2 लोगों से पैसा उधार लेते हैं। एक है मेघा, तो इससे इन्होंने 8% पर पैसा उधार लिया। दूसरी कौन है? दूसरी है हर्षिता, इससे इन्होंने 9% पर पैसा उधार लिया और फिर अपनी तरफ से कुछ पैसा और मिला दिया। भाई मेघा से कितना पैसा लिया नहीं पता, हर्षिता से कितना लिया नहीं पता, खुद ने कितना मिलाया नहीं पता, और सबका पैसा इकट्ठा करके शालिनी को कितना पैसा दे दिया? शालिनी को 40,000 रुपए उसने दे दिए।
कितने दे दिए? 40,000 रुपए उसने दे दिए। और शालिनी को कितने प्रतिशत पे दिया इसने? 10% पे दिया। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, वर्ष के अंत में। तो 40,000 रुपए में 3 लोगों का पैसा मिला हुआ है, कुछ पैसा मेघा का, कुछ हर्षिता का, कुछ अंकुर का, और सब मिला के 40,000 10% पे दिया। तो 40,000 का 10% कितना होता है? 40,000 का 10% होता है 4,000। यानी शालिनी जो है कितना ब्याज चुकाएगी? शालिनी 4,000 रुपए जो है ब्याज चुकाएगी। आ रही बात समझ में? 4,000 रुपए ब्याज चुकाएगी। लेकिन एक बड़ी काम की बात कही गई है, वर्ष के अंत में अंकुर 1,400 रुपए कमाता है। भाई शालिनी ने तो उसको 4,000 रुपए ब्याज दिए, शालिनी ने कितना ब्याज चुकाया? 4,000। लेकिन यहां क्या बोल रहे हैं कि उसको 1,400 का ही लाभ हुआ। इसका मतलब कि 1,400 का लाभ अंकुर को हुआ, यानी अंकुर को 1,400 रुपए का ब्याज मिला होगा, जो उसकी खुद की बचत है। इसके अलावा जितना बचा, ये 2,800 रुपए, ये मेघा और हर्षिता को उसने दे दिया होगा। भाई शालिनी ने उसको 4,000 रुपए ब्याज दिए, उसमें से 1,400 रुपए खुद ने रखे होंगे और 2,800 रुपए उसने किसको दिए होंगे? मेघा को और हर्षिता को। चलो आगे आपसे क्या कहा गया है? एक बात आपने अगर ध्यान दी हो तो दुगनी धनराशि उसने हर्षिता से ली। लेट्स एज्यूम कि अगर मेघा से उसने 100 रुपए लिए होंगे तो हर्षिता से दुगनी धनराशि उसने ली होगी। हम ये मान रहे हैं कि माना अगर मेघा से उसने 100 रुपए लिए होंगे तो हर्षिता से कितने रुपए लिए होंगे? दुगने, यानी 200 रुपए, है ना? तो अगर मेघा ने 100 रुपए दिए 8% पर तो 8 रुपए ब्याज हुआ। हर्षिता ने 200 रुपए दिए 9% पर तो 18 रुपए ब्याज हुआ। तो 18 में 8 जोड़ोगे, सॉरी यहां पे 2600 आएगा ना, 2600, है ना? 18 में 8 जोड़ोगे तो यहां 26 रुपए ब्याज आ रहा है, जबकि मेघा और हर्षिता का ब्याज कितना आ रहा है? 2600 आ रहा है। यानी एक की वैल्यू 100 आएगी क्या? एक की वैल्यू 100। भाई माना कि 100 रुपए मेघा ने दिए, 200 रुपए हर्षिता ने दिए, 100 रुपए पर वो 8% ब्याज लेगी, 200 पर 9% ब्याज लेगी, तो कुल ब्याज कितना लेंगी वो दोनों? 26। जबकि दोनों को कुल ब्याज कितना मिल रहा है? 2600। तो 26 की वैल्यू 2600 है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी? 100। और अगर एक की वैल्यू 100 आएगी तो 100 का गुणा कर दीजिए, 100 का गुणा 100 में कर दीजिए। तो 100 का गुणा अगर 100 में करेंगे तो मेघा से उसने कितने रुपए लिए होंगे? 10,000 लिए होंगे। और 100 का गुणा 200 में कर दीजिए तो हर्षिता से उसने कितने रुपए लिए होंगे? हर्षिता से उसने 20,000 लिए होंगे। तो अंकुर ने मेघा से कितना लिया? मेघा से उसने 10,000 रुपए लिए होंगे। डी इसका आंसर है। आया समझ में? ठीक है, एक बार फिर से, और 2600 रुपए का ब्याज जो है मेघा और हर्षिता को चुकाएगा। इसमें कहा गया है कि हर्षिता, मेघा से दुगनी राशि हर्षिता से ली उसने, तो हमने माना, आप कुछ भी मान सकते हो, 1,000, 2,000, 100, 200, जो मानना है मान लो। मैंने 100 और 200 मान लिया। मेघा से अगर उसने 100 रुपए लिए होंगे तो 100 का 8% 8, 200 का 9% 18। तो इस अगर 100 रुपए और 200 रुपए लिए होते तो 26 रुपए ब्याज देना पड़ता, जबकि वास्तव में ब्याज 2600 है, यानी 100 गुना है। तो दोनों में 100 का गुणा करेंगे तो मेघा से उसने 10,000 लिए और हर्षिता से उसने 20,000 लिए। ये आपके प्रश्न का आंसर है। थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको मजा आया होगा। बताओ, क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी? समझ में आ गया? जल्दी यस या नो करके बता दो मुझे। ओके, देखो प्रश्न यहां पे लिखा हुआ है ना, अंकुर ने कुछ धनराशि मेघा से ली और दुगनी धनराशि हर्षिता से ली। तो अगर मान लो मेघा से 100 लिए तो हर्षिता से दुगना 200 लिया, तो इसको देखकर हमने माना था। अब आप प्रश्न नहीं पढ़ोगे तो आपका कुछ नहीं कर सकते। हां, आपसे इसमें पूछा जा सकता था कि अंकुर ने कितना पैसा मिलाया। भाई मुझे बताओ कि 10,000 अगर मेघा से लिए, 20,000 हर्षिता से लिए, तो 10,000 इसने खुद ने मिलाए होंगे, तभी तो 40,000 होगा।
तो अंकुर ने कितना मिलाया? 10,000। अगर ये पूछा गया होता तो। हम्म, ठीक है। एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 से 2/4 वार्षिक दर से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? देखो भैया, 12 से 2/4% का मतलब 12 से 1/2% होता है। अरे 2/4 को क्या लिख देंगे? 1/2 लिख देंगे, है ना? कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा? इसका मतलब क्या है कि 12.5% प्रति वर्ष ब्याज चल रहा है ना? 1 साल का ब्याज अगर 12.5 ऐसे भी लिख दूं तो चलेगा। 1 साल की ब्याज दर 12.5 है, तो कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा? यानी ये 100% बन जाएगा। 1 साल का ब्याज 12.5, तो कितने वर्षों में यह मूलधन के बराबर हो जाएगा? यानी 100% बढ़ जाएगा। तो बच्चे बच्चे को पता है कि 12.5 का भिन्न 1/8 होता है। अगर 8 का गुणा करेंगे तो 100 बन जाएगा। तो आसानी से आपका आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर 8 साल में ये 100% बन जाएगा, मूलधन के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? यस, है ना? 1 साल का ब्याज 12.5, कितने साल में? 100। तो 8 साल में 100। आगे बढ़े, इसको देखिए। हम्म, जितना शांत रहकर पढ़ोगे उतना मजा आएगा, जितना बकबक करोगे उतना परेशान रहोगे और तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। चलो भैया, पढ़ लिया सवाल अच्छे से सबने? आठ कैसे आया? 100 में 12.5 का भाग देना, आप 100 में 12.5 का भाग देना, फिर मुझे बताना क्या आएगा। तुम लोग क्या करा है तुम लोगों ने स्कूल में, मुझे तो ये जान के बड़ा आश्चर्य होता है। 12,000 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर किसी ब्याज पर उधार ली गई। 4 महीनों के बाद इसमें 6,000 रुपए और जोड़े गए और कुछ मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर से दुगना कर दिया। तो साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपए मिले। ये ऐसा बोल रहे हैं, देखो आपने पहले 12,000 रुपए दिए, है ना? कितने महीने तक? 4 महीने तक। और हमें दर नहीं पता कि दर क्या है। बाद में आपने 6,000 रुपए और जोड़ दिए, तो 12,000 में आपने 6,000 और जोड़ दिए, तो आपने कितने कर दिए? 16,000 रुपए कर दिए। कितने महीने बचे? 8 महीने। और 8 महीने के लिए ब्याज की दर भी आपने क्या कर दी? दुगनी कर दी। क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? 12,000 रुपए 4 महीने, चाहो तो महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 का भाग दे दो, हालांकि वो कट जाएंगे, है ना? 12,000 रुपए 4 महीने तक किसी ब्याज की दर पे दिए गए, हमें नहीं पता ब्याज की दर क्या है। फिर उसमें 6,000 रुपए और जोड़े गए, सॉरी 6,000 और जोड़े गए, तो 12 में 6 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? 18,000। 18,000 रुपए अगले 8 महीने के लिए दिए गए और ब्याज की दर पहले से क्या कर दी? ब्याज की दर जो है पहले से दुगनी कर दी। क्या आपको यह फ्रेमिंग समझ में आई सभी को कि हमने ऐसा क्यों लिखा? ठीक है, डन है। अब आगे सुनिए। अब हम क्या करेंगे, यहां पे 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, R% से
R% कैंसिल, है ना। और क्या कर सकते हो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 कैंसिल हो गया, और 4 दूनी 8 से 8 चला गया, है ना। तो इधर कुछ भी नहीं बचा, तो इधर बचा 1, इधर 3 दूनी 6, तो इधर 6। मतलब यहां पे अगर 1 रुपए ब्याज मिलेगा तो यहां 6 मिलेगा। ये आपका किस चीज का रेशो है, ब्याज का रेशो है, इंटरेस्ट का रेशो है। इधर सब कैंसिल हो गया तो 1 बचा, इधर 3 और 2 बचा यानी 6 बचा, तो 3 और 2 के अनुपात में यहां पे ब्याज लगेगा। अब मुझे बताओ कि कुल ब्याज कितना है, कुल ब्याज है 2800। 2800 को 6 और 1 7 का भाग देंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, 400। 400 का गुणा इधर कर देंगे तो 400 रुपए इधर ब्याज लगा। 400 को गुणा 6 में कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2400 रुपए ब्याज हो जाएगा। लेकिन आपसे ब्याज की दर पूछिए तो आप कोई भी एक कंडीशन ले लो, या तो इस तरफ वाली कंडीशन ले लो या इस तरफ वाली कंडीशन ले लो, आंसर दोनों से आएगा। अब इसके आगे थोड़ी दिमाग लगाने वाली बात क्या है, ये जो 400 रुपए ब्याज है ये कितने महीने का ब्याज था, 4 महीने का। भैया 4 मंथ का जो ब्याज है वो कितना है, 400 रुपए, है ना। तो एक साल में तो 12 महीने होते हैं, तो अगर 12 महीने का मुझे ब्याज चाहिए तो 12 महीने का ब्याज कितना होगा, 4 तिया 12, है ना। 4 का गुणा इधर 3 में करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा, 3 का गुणा यानी 1200 रुपए। आ रही बात समझ में। 4 महीने का ब्याज 400 है, ये 8 महीने का ब्याज 2400 है, तो हम इससे कर रहे हैं 4 महीने का ब्याज 400, तो 1 महीने का ब्याज 100, 12 महीने का ब्याज 1200, है ना। तो आप साल भर में 1200 रुपए ब्याज चुकाओगे और मूलधन भी कितना है, 12,000, और गुणा कर दोगे 100 का, तो मुझे पता चलेगा कि ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर है 10। 10 इज द आंसर। आई क्या बात समझ में। एक बार और समझाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 12,000 रुपए 4 महीने और एक दर पर, 6,000 रुपए और जोड़े गए, 18,000 हो गए। एक साल में 12 महीने होते हैं, 4 महीने गए तो बचे 8 महीने, और ब्याज की दर भी दुगनी कर दी। काटा पीटी करके बताया था मैंने आपको, तो अनुपात बनेगा 1:6। कुल ब्याज कितना है, 6 और 1 7, कुल ब्याज है 2800, ये प्रश्न में लिखा हुआ है। 1 बराबर 400, तो 1 बराबर 400 तो 6 बराबर 2400। या तो इससे हल करो या इससे हल करो, किसी भी एक से करना है, आसान ये वाला रहेगा। 4 महीने का ब्याज 400, तो 1 महीने का ब्याज 100, तो 12 महीने का ब्याज 1200, तो साल भर में 1200 रुपए ब्याज देना है। किस पे देना है, 12,000 पर, यानी ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर 10% है। अब शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये 4 महीने का ब्याज 400 है, 4 महीने का 400, तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो ऐसे कर लो, 4 महीने का 400, 1 महीने का 100, तो 12 महीने का 1200, ऐसे कर लो। तो 1200 रुपए ब्याज 12,000 पे दोगे तो ब्याज की दर क्या कहलाएगी, 10% प्रति वर्ष, 10% पर एनम। ठीक है, अब आ गया, आगे बढ़िए। ठीक है, चलो, तो देश की स्थिति को देखते हुए कमेंट्स को थोड़ी देर बंद करते हैं, फुल स्क्रीन करिए और चुपचाप पढ़िए अच्छे से। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए फिर मैं समझाता हूं, कमेंट बंद कर दिए मैंने। इसको तो आप ना होल्ड कर दो, इसको अभी रहने दो, कुछ ज्यादा हो जाएगा ये, इसको आप छोड़ो, इसको देखो आप, तो वो कुछ ज्यादा लेवल है।
एक व्यक्ति ने कुल मिलाकर 9,000 रुपए का निवेश 3 भागों में 3%, 4%, 6% पर किया। वर्ष के अंत में तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई। बराबर सुनते ही आपकी बत्ती जल जानी चाहिए। 6% वार्षिक ब्याज पर कितनी धनराशि का निवेश किया? देखो, 9,000 को 3 भागों में बांटा। एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग अपने मन से हमने लिख दिया। यहां 3% ब्याज मिलेगा, यहां 4% मिलेगा, यहां 6% मिलेगा। यह किस चीज का अनुपात है? यह ब्याज का अनुपात है। और जब भी ब्याज बराबर प्राप्त होता है तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि ब्याज के अनुपात को अगर पलट दें तो मूलधन प्राप्त होता है। तो हम यहां पे मूलधन का अनुपात निकाल लेंगे। 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4, 6 का उल्टा 1/6। ये आपको मैंने कल या परसों ही सिखाया था। फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जो सबसे कैंसिल हो जाए। तो यहां 12 का गुणा कर दीजिए, यहां 12 का गुणा कर दीजिए, यहां भी 12 का, क्योंकि 12 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। तो ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 3 और ये आ गया आपका 2। और ये आपको पता है किस चीज का अनुपात है? मूलधन का। 4 3 7 और 2 9, और वैसे भी आपके पास 9,000 है। तो 9,000 को 9 से भाग देंगे तो 1 बराबर 1,000 आएगा। तो 6% पर, यानी सी की वैल्यू बताना है, 6% पर कितना पैसा दिया? तो 1,000 का गुणा 2 में करेंगे, 2,000 आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा, है ना। ये कंसेप्ट मैंने बताया था। यहां 3%, 4%, 6%। अगर 3 दर होती है तो फिर पलटना पड़ता है। 2 होती तो आप सिंपल क्रॉस कर देते, भाई एक 3 और 4 है तो इधर 4 और 3 बन जाता। लेकिन 2 दर नहीं है, 3-3 दर है। तो 3-3 दर के केस में पलटना पड़ता है। 1/3, 1/4, 1/6। एलसीएम लिया, 3 से 4 बार, 4 से 3 बार, 6 से 2 बार, 4 3 7 2 9, 1 बराबर 1,000। तो 6% यानी सी पर कितना ब्याज दिया गया? तो 1,000 का गुणा 2 में करो, 2,000 रुपए 6% पर उधार दिए गए। क्लियर है? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगला सवाल देखेंगे, पढ़िए इसको भी आराम से। कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम शांत। सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्ष के लिए कुछ पैसे उधार दिए। ठीक है, क्लियर इतनी बात? हाँ, ठीक है। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को धनराशि का 9/8 भुगतान कर दिया। वार्षिक साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, यह आपको बताना है। क्या करोगे भैया, बताओ जरा। राकेश ने सुरेश को 5 साल के लिए पैसा उधार दिया। तो देखो टाइम कितना है? 5 ईयर्स है। ठीक है। अवधि के अंत में राकेश ने सुरेश को 9/8 का भुगतान किया। 9/8 का मतलब क्या है? 8 रुपए दिए होंगे तो सामने वाले ने 9 रुपए चुकाए। यानी मूलधन 8 होगा तो मिश्रधन 9 होगा, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज 1 होगा। तो आपसे पूछा है दर ज्ञात करिए। देखो सिंपल है यार, कुछ नहीं है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा टाइम, है ना। 8 रुपए दिए थे, उसने 9 वापस करे, 1 रुपए ब्याज दिया। कितना दिया था आपने? 8। कितने साल के लिए दिए थे? 5 साल के लिए, है ना। तो 8 पंजे 40, 40 का भाग इसमें देंगे तो 2.5% ब्याज की दर आएगी। ये आपका आंसर है, 2.5, 2.5%। आया? सिंपल है। 5 साल 1 रुपए ब्याज, मूलधन 8, 1 रुपए 100 रुपए, 8 रुपए मूलधन 5, 2.5% इज द आंसर। अगला देखें। 1% वार्षिक ब्याज दर पर 1,400 रुपए की राशि को 4 वर्ष का साधारण ब्याज
और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज का योग 672 है। एक्स का मान ज्ञात करें। बहुत सुंदर सवाल है, बोलो। बता दोगे क्या करके आप ही? देखो, 1400 रुपए की राशि पर 4 साल का ब्याज और 2 साल का और ब्याज, सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं। कुल मिला के 6 साल का ब्याज 672 है। तो आपसे बोला है दर बताइए, वापस वही फॉर्मूला लगेगा, SI इंटू 100 अपॉन में मूलधन गुणा समय। उन्होंने देखो कितने गजब तरीके से कंफ्यूज करा। 4 वर्ष का साधारण ब्याज और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, मतलब 6 साल ही हो गए ना। 4 साल फिर 2 साल और 6 साल हो गए। तो साधारण ब्याज कितना है? 672 गुणा 100। मूलधन कितना है? 1400। समय कितना है? 6 साल। बस हल कर डालो इसको। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, और 14 से कितनी बार में कैंसिल करेगा भैया? 8 बार में कर देगा। 8% आंसर आ गया। ठीक है। अगला देखिए। बिल्कुल। 5% ब्याज पर 200 रुपए का कोई कर्ज लेता है, 1 वर्ष के अंत में 100 रुपए वापस देता है। 2 वर्ष के अंत में अपने बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा? बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूजन गजब का है इसमें। बोलो भैया। सरप्राइज का वेट करो, अभी कुछ दिन और बस। देखो, एक आदमी 5% साधारण ब्याज पर 200 रुपए का कर्ज लेता है ना। जैसे मान लो कि आपने 200 रुपए का कर्ज लिया, आप 1 साल होने के बाद 100 रुपए लौटा दोगे, है ना। तो देखो, पहले साल तो क्या होगा? पहले साल तो पूरे 200 रुपए पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। फिर दूसरे साल क्या होगा कि आप अगर 100 रुपए चुका दोगे तो अब आपको बस 100 रुपए पर ब्याज देना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? 200 रुपए का ब्याज हो गया, है ना। पहले साल 200 रुपए का ब्याज हो गया, और इस पर आपको 5% ब्याज देना पड़ेगा, यानी 10 रुपए ब्याज देना पड़ेगा। अगले साल क्योंकि आप 100 रुपए चुका दोगे, तो आपको अब 100 रुपए पर ही ब्याज देना है, और 100 रुपए पर 5% का ब्याज लगेगा, तो कितना ब्याज लगेगा? 5 रुपए। तो आपने कितना ब्याज पे करना है? 15। तो 200 रुपए उधार लिए थे, 15 रुपए ब्याज पे करोगे, यानी टोटल आपको चुकाना है 215। पहले साल अगर 100 रुपए चुका दोगे तो अगले साल अंत में 115 रुपए चुकाने होंगे। ए वाला आंसर आएगा, ऑप्शन ए। आई बात समझ में? पहले साल पूरे 200 रुपए पर 5% ब्याज लगेगा, और फिर 100 रुपए चुका दोगे तो सिर्फ 100 रुपए पर 5% लगेगा। तो आपको ब्याज सहित 215 रुपए चुकाने हैं, 200 प्लस 15। पहले साल अगर 100 चुका दोगे तो अगले साल आपको 115 चुकाना रहेगा। ये आंसर आएगा। आ रही बात समझ में? 115 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलें भाई, आगे बढ़े। इसको पढ़ो। 1 मिनट, उल्टा हो गया क्या? हाँ, ठीक है, पढ़िए इसको। हम्म। कितने समय में 150 रुपए का 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज
800 रुपए के 4.5% की दर से 3 वर्ष के ब्याज के बराबर होगा। 150 रुपए पर 8% के हिसाब से कितने समय में वही ब्याज मिलेगा जो 800 रुपए पर 4.5% के हिसाब से 3 साल में मिलेगा। 150 रुपए पर 8% के हिसाब से कितने साल में उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 800 रुपए पर 4.5 पर 3 साल के बराबर होगा। ठीक है भैया, काटा पिटी का प्रोग्राम शुरू किया जाए। 2 जीरो से आपके 2 जीरो तो गए, है ना। फिर यहां पे 1 जीरो से 1 जीरो और उड़ जाएगा। 8 से कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 बार। 10 का गुणा अगर इसमें करोगे तो ये 4.5 बन जाएगा, तो 15 तिया 45 गया, है ना। तो कुल मिला के आपके पास कितना बचा? इधर आपके पास 3 बचा, ठीक है ना। 8 से कैंसिल हो गया 10 बार, 15 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार कैंसिल होगा ना, तो 3 और 3 कितना आ जाएगा? 9। 9 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसान भाषा में। 9। ठीक है, सिंपल सा फ्रेमिंग का खेल है। 150 रुपए 8% पर कितने समय में ब्याज मिलेगा जो इसके बराबर होगा, जो ब्याज उतना ही मिलेगा जितना इधर है। 800 रुपए 4.5% 3 साल। काटा पीटी करेंगे, 3 तिया 9, आखिरी में 9 बचना चाहिए। 9 साल इसका आंसर आ जाएगा, 9 ईयर्स। ठीक है, आनंद का अनुभव हुआ? हम्म, अच्छा वैशाली जी, 6,000 रुपए की धनराशि 4 साल में 8,000 होती है। उसी दर से 525 रुपए की धनराशि कितने वर्ष में 700 रुपए हो जाएगी? 6,000 रुपए की धनराशि 4 साल में 8,000 रुपए हो जाती है 4 इयर्स में। उसी दर से मतलब पहले निकालना पड़ेगा दर, और उस दर से 525 रुपए की धनराशि कितने साल में 700 रुपए हो जाएगी। चलो पहले तो रेट पता करते हैं। देखो, मैंने 4,000 दिए, सामने वाले ने 8,000 रुपए चुकाए, यानी उसने 2,000 रुपए ब्याज चुकाया 4 साल का। तो 1 साल का ब्याज कितना है? 500 रुपए। हर साल कितना ब्याज लग रहा है भैया? 500 रुपए ब्याज लग रहा है ना। तो 500 रुपए ब्याज लग रहा है 6,000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता चला 50/6। 50/6 को हम लिख सकते हैं 25/3। ये ब्याज की दर चल रही है। बोलो हाँ या ना। 1 साल का ब्याज कितना लग रहा है? 25/3। 6,000 रुपए थे, 8,000 लौटाए, 2,000 ब्याज लगा 4 साल में। 4 का भाग दिया, 1 साल का ब्याज 500। 500 रुपए ब्याज 6,000 पे लगा, यानी 25/3% की ब्याज दर हमारे पास है। अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आपको निकालना है समय। समय का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। देखो, 525 रुपए 700 रुपए बनाने हैं, तो 525 से बनाना है 700, यानी कितने रुपए ब्याज लगेगा? इन दोनों के बीच का अंतर ब्याज कहलाएगा, है ना। इन दोनों के बीच का अंतर ब्याज होगा, तो 600 700 यानी 175 है ब्याज आएगा। इनका अंतर आएगा 175, मल्टीप्लाई बाय 100। मूलधन कितना है? मूलधन 525 है, और दर कितनी है? तो दर है 25/3, तो 3 पलटी खा के ऊपर चला जाएगा। इसको अब करेंगे अपन हल, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे 175, 17 तिया 51 और 5 तिया 15। 175 से एग्जैक्ट ये 3 बार कैंसिल हो रहा है, और 3 से ये 3 गया, 25 से कैंसिल होगा, तो आपका आंसर बड़ी आसानी से क्या आ गया? 4 साल। 4 इयर्स इज द आंसर, 4 वर्ष। क्या बात है, आया समझ में सभी को? भाई हमने पहले तो रेट निकाल लिया, अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 525 रुपए को 700 बनाना है।
525 को 700 बनाना है, 175 रुपए का ब्याज लगेगा। 175 का ब्याज मल्टीप्लाई बाय 100, 525 इंटू 25/3 सॉल्व करेंगे, आंसर इज 4 ईयर्स। 4 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है, आनंद का अनुभव मिला। इसी के साथ अपने सारे आज के प्रश्न खत्म, आज का चैप्टर भी खत्म, सिंपल इंटरेस्ट भी खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। कल सैटरडे है, मंडे से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। उसमें मजा आएगा और एकदम लेटेस्ट एग्जाम्स में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं वो सब मैं आपको कराऊंगा। और चक्रवृद्धि ब्याज आज आपको भले ही कितना कठिन लगता हो, लेकिन आपका फेवरेट चैप्टर बना दूंगा मैं, इतना आपसे वादा करते हैं।